हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम लोग पूरे डिटेल में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं बिहार बजट 2026-27। ठीक है, मैंने ऑलरेडी जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे है 2025-26 का वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। एक अलग उसका डेडिकेटेड वीडियो है, उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें पूरे मैंने बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का डिटेल में एनालिसिस किया है। वो वीडियो आप लोग जरूर जाके देखें। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पूरे डिटेल में कि बिहार बजट 2026-27 में क्या क्या ऐसी बिहार को बजट में दिया गया है बिहार के आने वाले प्रोग्रेस को देखते हुए। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग को पता होगा, जो बिहार के अभी वित्त मंत्री है विजेंद्र प्रसाद यादव जी, उन्होंने 3 फरवरी 2026 को बिहार राज्य के विधानसभा में एक बजट प्रस्तुत किया है। ठीक है, 2026-27। और जो नई सरकार अभी हाल ही में जो अक्टूबर नवंबर में बनी है, उस सरकार की ये पहली बजट होगी जिसे एक विकसित बिहार के संकल्प के लिए समर्पित किया गया है, जिसमें विजेंद्र प्रसाद यादव जी के द्वारा कहा गया कि ये बजट जो है एक विकसित बिहार के संकल्प के साथ प्रस्तुत किया गया है। अगर इसकी बात करें थीम की, तो एक बजट का थीम रखा गया था जो थीम किस पे आधारित था, समृद्ध बिहार और विकसित बिहार। यानी कि एक आने वाले जो समय में हमको एक प्रॉस्परस बिहार बनाना है और कैसे हम एक अभी विकासशील बिहार को एक विकसित बिहार के तौर पे प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए एक नई दिशा में इस बजट के द्वारा बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए। ठीक है, इसमें सिर्फ विकास की ही बात नहीं की गई है। विकास की बात तो की गई है, लेकिन उसके साथ साथ यह भी बात की गई है कि भाई विकास तो हो लेकिन न्याय के साथ विकास हो, यानी कि डेवलपमेंट विथ जस्टिस। ठीक है, इस प्रिंसिपल के साथ विकास होना चाहिए, जिससे क्या होगा, समाज के सभी वर्ग, खास करके युवा, महिलाओं और किसानों के पास जो है समान रूप से विकास पहुंच जाए। ठीक है, तो ये थीम आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में बिल्कुल बीपीएससी पूछ सकता है कि थीम क्या था। ठीक है, और व्हाट इज डेवलपमेंट विथ जस्टिस। ठीक है, इतना ही नहीं, विजेंद्र प्रसाद यादव जी है, अगर आप उनका स्पीच सुनेंगे तो उन्होंने इस जो आने वाले वित्तीय वर्ष है, जो 2026-27 जो फाइनेंशियल ईयर है, उसमें मुख्य तौर पे 5 बातों पे जोर दिया कि हम लोग आने वाले जो वित्तीय वर्ष है उसमें ये जो 5 क्षेत्र है उस पर बहुत ही ज्यादा बल देने वाले हैं। जिसमें था पहला नॉलेज यानी कि ज्ञान, इंटीग्रिटी यानी निष्ठा के साथ कैसे हम लोग एक डेवलप बिहार के एक विकसित बिहार बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। साइंस पे भी, उसके बाद एक आकांक्षा होनी चाहिए, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, एस्पिरेशन और रिस्पेक्ट यानी सम्मान। ये 5 चीजों पे भी खुल करके अपने जो बजट स्पीच है उसमें विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने खुलकर बात की। अब हम लोग क्या है ना, एक एक करके पूरे डिटेल में बजट को जानते हैं। ठीक है, पहले तो हम लोग जान लेते हैं बजट है क्या। देखिए, बजट के बहुत सारे ऐसे प्रावधान है जिसमें ये प्रोविजन, अगर आप लोग देखेंगे तो ये स्कीम के लिए इतना अलॉट किया गया है, ये स्कीम के लिए बस डेटा ही है। लेकिन उस डेटा को समझने के लिए, जैसे कि फिस्कल डेफिसिट कितना रहा, रेवेन्यू डेफिसिट कितना रहा, टोटल जीएसडीपी कितना रहा, ये सब जानने के लिए, जानने से पहले हमको एक बजट के बारे में जानना चाहिए कि भाई बजट क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो इस बारे में पहले मैं सिर्फ डेटा नहीं दूंगा बाकियों की तरह, वो आप लोग डेटा कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं डेटा से पहले आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा कि एक्चुअली इसका मतलब होता क्या है, और फिर एक डेटा देंगे जिससे आपका जो है एक पूरा क्लियरिटी आएगा। ठीक है, तो एक बजट क्या होता है। बजट ऐसी चीज होती है जो कोई भी सरकार आने वाले वर्ष जो होते हैं, यानी कि अगर हम लोग बिहार की बजट की बात कर रहे हैं तो ये किस में बात कर रहे हैं, 2026-27, यानी कि 2026 और 27 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें सरकार एक अनुमान लगाती है कि आने वाले जो वर्ष में पैसा कहां से आएगा। ठीक है, और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जिसमें इसका व्यय किया जाएगा। ठीक है, यानी पैसे कहां खर्च किए जाएंगे, यानी कि रिसीट और एक्सपेंडिचर, यानी कि प्राप्तियां और व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। ठीक है, और 1 साल का यानी 1 साल के फाइनेंशियल ईयर का। अगर आप लोग और टेक्निकली देखें ना, तो भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया। ठीक है, एक ये आप लोग फैक्ट ध्यान में रखिए। भारतीय संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा एक सेंटेंस डाला गया है
ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण करके एक बजट के स्थान पे शब्द का प्रयोग किया गया। तो भारतीय संविधान में डायरेक्ट बजट शब्द का प्रयोग नहीं है। किस शब्द का प्रयोग है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण आपको भारतीय संविधान में लिखा हुआ मिलेगा, न कि बजट। उसके बाद अगर भारतीय संविधान में बात करें ना, तो राज्य के बजट का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 202 में, ठीक है। अनुच्छेद 2 आर्टिकल 202 है, उसमें मेंशन किया गया है कि हर राज्य का एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होते ही बजट प्रस्तुत कर सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनियन बजट जो है, जो अभी हाल में आया था, तो यूनियन बजट जो है, यूनियन बजट आपको आर्टिकल 112 में मिलेगा, ठीक है। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 202 में आपका राज्य के बजट का उल्लेख है, वहीं आर्टिकल 112 में जो है यूनियन बजट का उल्लेख किया गया, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके बाद फिर हम लोग डेटा पे आएंगे। अब देखिए, बजट जानने से पहले हमको पता होना चाहिए कि भाई बजट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब बजट के मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। एक तो होता है रेवेन्यू बजट और दूसरा होता है कैपिटल बजट, ठीक है। रेवेन्यू बजट यानी कि राजस्व बजट, और कैपिटल बजट यानी कि पूंजीगत बजट। तो बजट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। क्या होता है, एक मिनट मैं थोड़ा एक दूसरा कलर ले लेता हूं। देखिए, अब जो रेवेन्यू रिसीट होता है, यानी कि ऐसी प्राप्तियां जो रेवेन्यू से आती है, ठीक है, और ऐसा एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू के द्वारा खर्च होता है, ये रेवेन्यू बजट के अंदर आता है। इसको और मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। अगले वाले स्लाइड में मैंने पूरे डिटेल में रखा है। वैसे ही अगर कोई रिसीट जो कैपिटल के फॉर्म में आता है, वो कैपिटल बजट में जाता है, और वैसी एक्सपेंडिचर यानी ऐसा व्यय जो कैपिटल यानी पूंजीगत के फॉर्म में होता है, वो आपका कैपिटल बजट में कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग इसको ना थोड़े और डिटेल में पढ़ेंगे कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि एक्चुअली ये सब चीज होती क्या है। अब देखिए, रेवेन्यू बजट हो गया। रेवेन्यू बजट क्या होता है कि रेवेन्यू बजट एक गवर्नमेंट्स के रेवेन्यू रिसीट यानी कि प्राप्तियां और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय के बारे में पूरा लेखा जोखा हमको रेवेन्यू बजट में मिलता है, ठीक है। अब रेवेन्यू रिसीट मैं बोल रहा हूं कि रेवेन्यू बजट क्या है कि हमको पूरा लेखा जोखा होना चाहिए किसका, जो रेवेन्यू रिसीट आ रहा, यानी कि राजस्व प्राप्तियां कहां से आ रही है, और राजस्व व्यय यानी राजस्व खर्च कहां पे हो रहा है, इसका विवरण हमको रेवेन्यू बजट में मिलेगा, ठीक है। अब रेवेन्यू रिसीट क्या है, ये एक नियमित रूप से मिलने वाली प्राप्तियां होती है, एक नियमित रूप से मिलने वाली रिसिप्ट होती है, जिस पर सरकार कोई भविष्य में देनदारी यानी लाइबिलिटीज नहीं बनती है, ठीक है। ये सरकार को क्या होती है, कंटिन्यू रूप से सरकार के अकाउंट में आती रहती है, और ये जो पैसे आते हैं उस पे सरकार को कोई कर्ज सिंपल वे में देखें नहीं देना पड़ता। सवाल ये होता है कि फिर ये आती कहां से है, तो आती है दो तरीके से, एक आती है डायरेक्ट टैक्सेस और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्सेस में कौन से हो जाते हैं, आपकी इनकम टैक्स, ठीक है, और दूसरा जो हो गया ये हो गया कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। तो ये दो आपके डायरेक्ट टैक्स हो गया, उसके थ्रू रेवेन्यू रिसिप्ट में पैसे जाते हैं सरकार के अकाउंट में। इनडायरेक्ट में क्या हो गया, जीएसटी जो आप देते हैं हर प्रोडक्ट पे, उसके बाद कस्टम ड्यूटी और जो एक्साइज ड्यूटी है, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी, ये तीनों किस में आ गए, इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो भी ये भी कहां जा रही है, सरकार के अकाउंट में, और ये कहां जाएगी, तो सीधे रेवेन्यू रिसिप्ट वाले कॉलम में, ठीक है। अब जब ये पैसे आ गई रेवेन्यू रिसिप्ट में, तो इसमें खर्चे भी होंगे। अब ये जो क्या है, जो गवर्नमेंट खर्चा करती है, और किस वे में करती है, तो डे टू डे फंक्शनिंग, ठीक है, यानी कि रोजमर्रे के काम में जो सरकार खर्चा करती है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है, यानी राजस्व व्यय। इससे कोई अस्थाई एसेट्स का निर्माण नहीं होता है, न कोई सरकार की देनदारी घटती है, ठीक है। इसमें ना ऐसे बोले कि संपत्ति अर्जी जाए, अगर हम आगे वाले देखेंगे ना कैपिटल एक्सपेंडिचर में, तो उसमें एक तरीके का सरकार जो है एसेट क्रिएट करती है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन इसमें नहीं, इसमें बस डे टू डे फंक्शनिंग के लिए सरकार रिस्पॉन्सिबल है। अब डे टू डे फंक्शनिंग का मतलब क्या है कि अगर जो सरकारी कर्मचारियों का वेतन दे रही है, तो किससे देगी, तो ये देगी जो रेवेन्यू रिसीट से पैसे प्राप्त हुए और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर सरकार कर्मचारियों का वेतन दे रही है, तो वो किस में हम लोग काउंट करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। पेंशन का भुगतान, ठीक है, उसके बाद जो इंटरेस्ट, अगर कोई सरकार लोन लेती है,
किसी से भी, कोई बैंक से हो गया या कोई कंट्री से हो गया या कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इसका अगर लोन रीपेमेंट करती है तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही डाला जाएगा। ठीक है, सब्सिडी देती है जैसे कि बिजली पे सब्सिडी, खाद पे सब्सिडी, कोई ऐसे स्कीम्स में सब्सिडी, तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आएगा। और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी एक्सपेंसेस है ये भी आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही काउंट होते हैं। तो ठीक है, ये हमने समझ लिया कि एक जो कंपोनेंट था रेवेन्यू बजट क्या होता है, तो ये रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। फिर जो हमारा सेकेंड कंपोनेंट था जो मैंने बताया था आपका क्या रहता है, कैपिटल बजट यानी कि पूंजीगत बजट। अब कैपिटल बजट में क्या होता है ना, ये एक एसेट और लाइबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, अब वो कैसे करता है, तो देखिए कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, ये एक ऐसी प्राप्तियां होती है, ये एक ऐसे रिसिप्ट होते हैं जिसके लिए सरकार लाइबिलिटी रहती है। यानी कि अगर कहीं से पैसे, जैसे हमने पीछे देखा कैसे कि रेवेन्यू अगर रिसिप्ट ले रही थी तो उसके लिए सरकार लाइबल नहीं थी, पैसे आ रहे हैं उसके लिए सरकार को किसी को लोन देना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें अगर सरकार के पास पैसे आते हैं तो उसके लिए लाइबिलिटी रहती है, सरकार को वापस करने की चैलेंज रहता है, उसको वापस करना है। ठीक है, और उससे क्या है, सरकार की संपत्तियां भी घटती है। ठीक है, तो अगर पैसे, और फिर अब इसमें पैसे कहां से आते हैं, तो पैसे एक दो तरीके से आएंगे। एक तो पैसे आएगा मनी अर्न बाय सेलिंग एसेट, ठीक है, और पब्लिक, मान लीजिए कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी है, मान लीजिए इंडियन ऑयल, ठीक है, अब सरकार के पास पैसे नहीं है खर्चा चलाने के लिए, तो क्या करेगी, ये मार्केट में आएगी, सरकार बोलेगी भाई इसका जो है मैं कुछ परसेंट शेयर सेल करना चाहता हूं। ठीक है, जिसको खरीदना है, मान लीजिए मैं इसका 4% शेयर जो है बेचना चाहता हूं। ठीक है, तो बेचना चाहता हूं तो बिग प्लेयर्स आएंगे, ठीक है भाई हम 4% पे खरीदने को तैयार है, आप ले लीजिए 10 लाख करोड़ रुपए ले लीजिए। ठीक है, 10 लाख करोड़ ले लीजिए, ये 4% के लिए एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं। पैसे तो आ गया, ठीक है, लेकिन किस फॉर्म में आए, तो ये जो पब्लिक इंटरप्राइजेज है ना उसके शेयर बेचने से है, और वही शेयर पब्लिक इंटरप्राइजेस का बेचने को ही हम लोग बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये तो तरीका होगा सरकार के पास, अगर कैपिटल रिसीट में पैसे लाने हैं तो अगर सरकार बेच रही है पब्लिक इंटरप्राइजेस के शेयर, वहां से आएंगे। और दूसरा कहां से आएगा, तो दूसरा आएगा भाई बोरोइंग। ठीक है, बोरोइंग आप करो, तो बोरोइंग किससे कर सकते हो, यानी कि उधार किससे ले सकते हो, तो उधार तो आप एक देश से ले सकते हो, कोई कंट्री, और दूसरा जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि आईएमएफ, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, ये सबसे पैसे ले सकते हो। तो अब इन ऑर्गेनाइजेशंस या कोई गवर्नमेंट से पैसे लेते हो तो उसका इंटरेस्ट आपको देना होगा। तो यही डिफरेंस क्या था, कैपिटल रिसिप्ट में वहां नहीं देना है कोई लाइबिलिटी, लेकिन यहां जो आपको पैसे आ रहे हैं उसके लिए आपको लाइबिलिटी भरना है। ठीक है, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन कौन सी चीजें आ जाती है, तो ये एक तरीके का न्यू एसेट क्रिएट करता है। ठीक है, अगर हम लोग पिछले स्लाइड में देखें, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या था कि इसमें कुछ आपका एसेट क्रिएट नहीं होता, रोजमर्रा के जो काम है डे टू डे फंक्शनिंग के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। और ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट किस टाइप से होगा, तो अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के एसेट क्रिएट करने के लिए, या अगर आपको जैसे रोड बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, ठीक है, यानी कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान कर रहे हैं, तो ये सब चीजें किसमें आएंगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी एक्सपेंडिचर सरकार कर रही है लेकिन एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट को देख करके। ठीक है, तो ये हो गया कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट में डिफरेंसेस। होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अब ये क्लियर होगा तो जो आगे हम लोग पढ़ेंगे ना तो ये आप लोग को समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ मतलब नहीं बनता, बस डेटा रटने से कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे और दो तीन फैक्ट है कि व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। ये कुछ हमको चीजें देखने को मिलती है अगर हम लोग बजट को एनालाइज करते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग पूरे डिटेल में पहले समझेंगे, उसके बाद फिर डेटा पे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला हमारा था रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि राजस्व घाटा। पूरा डिटेल में आप लोग को बजट चैप्टर जो है ना अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसी में मैं समझा दूंगा। अब देखिए राजस्व घाटा क्या होता है, सिंपल है। राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, ठीक है, वो ज्यादा हो गया और रेवेन्यू रिसिप्ट कम आया। कहने का मतलब क्या है कि रेवेन्यू डेफिसिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से
अगर माइनस कर देंगे रेवेन्यू रिसीट को, तो ये हम लोग पता लगा लेंगे कि कितना। अब देखिए डिफिसिट तो है, घाटा तो है। घाटा कब होता है? यानी कि खर्चा ज्यादा हो गया और पैसे कम आ रहे हैं, तो घाटा होगा। ठीक है। अब एक्सपेंडिचर कहने का मतलब क्या है और रिसिप्ट कहने का मतलब क्या है? अब रिसिप्ट कम हो रहा, यानी कि मान लीजिए जब सरकार की कमाई कहां से आ रही है? टैक्स से आ रही है या कहीं से पैसे आ रहे हैं, कम हो, और दैनिक जो खर्च हो रहा, वो वेतन हो, इंटरेस्ट देना हो या सब्सिडी हो, वो ज्यादा हो जाती है, तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं। ठीक है। यानी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, तो स्वाभाविक बात है भाई, घाटा तो होना ही होना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर सरकार की आय टैक्स और सबसे आ रहा आपका 10 रुपए, ऐसे ही मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है, 100 रुपए ले लेते हैं थोड़ा, तो इतना सरकार की कमाई आ रही है। ठीक है, इतना सरकार की कमाई है, लेकिन खर्च जो है वो खर्च आपका हो जा रहा है 120 रुपए। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि भाई फिर रेवेन्यू डेफिसिट कितना होगा, तो रेवेन्यू डेफिसिट आपका हो जाएगा 120 में से आपका जो 100 है इतना, तो ये कितना हो जाएगा? 20 रुपए। यानी कि 20 रुपए जो है आपका राजस्व राजस्व घाटा है। बात समझ में आई? यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट से मतलब क्या है कि मान लीजिए मैंने बोला कि कोई इकोनॉमी में रेवेन्यू, जो इकोनॉमी है किसी देश की या राज्य की, वो रेवेन्यू डेफिसिट में चल रहा है। इसका मतलब यह है कि सरकार जो है, इंपॉर्टेंट क्यों है, पहला बात करें तो सरकार जो है, सरकार कर्ज लेकर के काम चला रही है भाई, कर्ज लेकर काम चला रही है। दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई बचत नहीं हो रही है, बचत नहीं हो रही है। जब रेवेन्यू डेफिसिट होगा तो सरकार कर्ज लेगी, बचत भी नहीं हो रही है, और ये एक सही वित्तीय स्थिति नहीं मानी जाती है। एक फाइनेंशियल जो है कंडीशन सही नहीं मानी जाएगी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, जो कोई भी इकोनॉमी है उसकी स्थिति सही नहीं चल रही है, रेवेन्यू डेफिसिट में। बात समझ में आई? तो ये रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। होप आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो हमारा था, अब आप लोग समझ गए होंगे रेवेन्यू रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि राजस्व घाटा क्या है। तो इसका सिंपली होता है कि एक्सपेंडिचर को रिसिप्ट से माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा इतना डेफिसिट। ठीक है। अब हम लोग सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिस्कल डेफिसिट पे चलते हैं, उसको समझते हैं क्या फिस्कल डेफिसिट। जो सेकेंड हमारा था फिस्कल डेफिसिट, यानी कि राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा। ठीक है। अब इसको समझते हैं हम लोग। ये कुछ नहीं है, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? अगर फिस्कल डेफिसिट, इसको मैं समझाता हूं पूरे डिटेल में। टोटल जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है ना, टोटल गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर होता है, उसमें से हम लोग अगर जो गवर्नमेंट की इनकम, ठीक है, और इनकम टैक्स या बाकी सब भी हो सकता है, को माइनस कर दे, लेकिन कंडीशन ये है कि इसमें से हम लोग जो एक्सक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड किस चीज का करेंगे? तो बोरोइंग। बात समझ में आई? यानी कि माइनस तो करना है, लेकिन जो सरकार उधार ले रही है ना, वो गवर्नमेंट इनकम में हम लोग को नहीं डालना है। ठीक है। अब उसको हम लोग एक एग्जांपल के साथ में बताता हूं। ठीक है। मान लीजिए कि टोटल, अगर कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, टोटल उसका एक्सपेंडिचर ले ले हम लोग, टोटल, अगर टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये मान लीजिए 50 लाख करोड़। ठीक है। यानी कोई एक सरकार है, मान लीजिए बिहार सरकारी है, एक साल का उसका 50 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर है, लेकिन उसकी जो रिसिप्ट है यानी प्राप्तियां है, जो उसका इनकम आ रहा है, वो है आपका 40 लाख करोड़। बात समझ में आई? तो इसका फिस्कल डेफिसिट कैसे होगा? फिस्कल डेफिसिट कितना हो जाएगा? तो फिस्कल डेफिसिट आपका हो जाएगा 50 लाख करोड़, तो भाई उसका एक्सपेंडिचर है, लेकिन 40 ही आ रहा, यानी कि 10 लाख करोड़ इसका फिस्कल डेफिसिट हो गया, 10 लाख करोड़। अब देखिए, अब फिस्कल डेफिसिट कहने का मतलब क्या होता है कि ये यह बताता है कि सरकार को अपना खर्च पूरा करने के लिए कितना उधार लेना होगा। अब गवर्नमेंट खर्चा तो कर रही है 50 लाख करोड़,
उतना एक इकोनॉमी में भाई इतना कम से कम पैसे चाहिए तभी खर्चा हो पाएगा, एक गवर्नमेंट की जो है एक्सपेंडिचर चल पाएगी, एक प्रोसेस हुआ होगा, सैलरी हो, जो भी चीजें स्कीम्स पे खर्चे उतना तो चाहिए। लेकिन आ रहा है 40 ही करोड़, यानी कि आपको 10 लाख करोड़ भाई कहीं ना कहीं से लाना होगा, तभी तो आपको उतना खर्चा खर्चा तो कहीं मनने वाला है, उतना खर्चा आपको करना ही पड़ेगा। अब ये 10 लाख करोड़ लेना है तो ये कहां से लेगी, तो यहीं आपको बोरोइंग करना होगा, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट क्या बताता है कि आपको अपने खर्चे पूरे करने के लिए कितने और रुपए चाहिए होगा। बात समझ में आ गई। तो इस सिचुएशन में आपको 10 लाख करोड़ रुपए और चाहिए, तब जाकर के आप पूरे खर्चे कर सकते हैं, और यही 10 लाख करोड़ आपका क्या हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट। बात समझ में आई। ओके, इसलिए हमने बोरोइंग को यहां से निकालते हैं। होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और हमारा कॉन्सेप्ट था, पूरा कॉन्सेप्ट समझे हम लोग, प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। अब प्राइमरी डेफिसिट भाई क्या है वो भी हम लोग समझ लेते हैं। चलिए समझते हैं। जो थर्ड हमारा था प्राइमरी डेफिसिट, यानी कि प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। प्राइमरी डेफिसिट निकालना हो तो हमको क्या करना होगा, जो फिस्कल डेफिसिट है यानी जो राजस्व घाटा है उसमें से अगर इंटरेस्ट जो हम लोग देते हैं उसको निकाल दे, इंटरेस्ट पेमेंट, तो हम लोग को प्राइमरी डेफिसिट मिल जाएगा। यानी कि मान लीजिए हमारा राजकोषीय घाटा जो है यानी फिस्कल डेफिसिट। अब राजकोषीय घाटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने समझा रखा है ऑलरेडी। मान लीजिए 100 रुपए है, 100 रुपए, ठीक है, और जिसमें से हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट दे दे रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट हम लोग दे दे रहे हैं 40 रुपए, तो राजकोषीय घाटा क्या हो जाएगी भाई, यानी प्राइमरी डेफिसिट कितना हो जाएगा, 100 माइनस 40 यानी कि 60 रुपए। अब ये 60 रुपए कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि 60 नए खर्चों के लिए उधार लिया जा रहा है, ठीक है, जबकि 40 रुपए पुराने कर्ज का ब्याज है। यानी कि मैं बोल रहा हूं कि प्राइमरी डेफिसिट 60 है, इसका मतलब क्या है कि भाई पहले खर्चे चलाने के लिए 40 रुपए तो ले ही रहे थे, लेकिन अब नए खर्चे चलाने के लिए ना 60 रुपए और लेने होंगे, तब जाके नए खर्चे निकलेंगे। यानी कि प्राइमरी डेफिसिट क्या करता है, फिस्कल में से भी इंटरेस्ट को माइनस करके भाई आपको और रुपए लेने होंगे तभी जाकर के आप खर्चे चला सकते हैं, ठीक है। तो यह बताता है कि पुराने कर्ज के ब्याज को छोड़कर जो 40 रुपए था, नए खर्चों के लिए कितना उधार लेना पड़ेगा। बात समझ में आई। यानी कि इस सिचुएशन में 60 रुपए और लेने पड़ेंगे तब जाके भाई आपके नए खर्चे होंगे। यानी कि 40 पहले से था और 60 और ले लो। तो जितना ज्यादा प्राइमरी डेफिसिट होगा ना, उतना ज्यादा आपकी इकोनॉमी डेड होती जाएगी। आपकी इकोनॉमी सेफ नहीं है। आपकी इकोनॉमी सेव करने के लिए हमको ये वाला जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाकर के इसमें भी आपको गैप मिलेगा, ठीक है। तो प्राइमरी डेफिसिट जितना बड़ा होगा उतना आपका इकोनॉमी डेड है, और प्राइमरी डेफिसिट जितना कम होगा उतना आपको होगा कि भाई मेरे पास प्राइमरी डेफिसिट कम है, इसका मतलब जितना मेरे पास रेवेन्यू है ना उतने में मैं अपना कर्ज दे दे रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्स्ट्रा आपको पैसे नहीं लेने पड़ेंगे। तो प्राइमरी डेफिसिट निगेटिव होना एक अच्छा साइन माना जाता है कोई भी बेहतर इकोनॉमी के लिए। तो होप आप लोग ये समझ गए होंगे। तो ये हमने पूरे डिटेल में रेवेन्यू डेफिसिट को समझा, फिस्कल डेफिसिट को समझा और प्राइमरी डेफिसिट को समझा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है फैक्ट डेटा है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो बजट पेश किया गया है वो एक तरीके से हिस्टोरिकल स्केल पे किया गया है, जिसमें अब तक के बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया, ठीक है, जो कितने का था, 3,47,589 करोड़। उतना आप लोग याद मत रखिए, सिंपली 3.47 लाख करोड़, ठीक है। इतने का बजट प्रस्तुत किया गया है जो कि अब तक के इतिहास का सबसे ज्यादा है। और ये देखा गया है कि ये लगभग पिछले जो फाइनेंशियल बजट था ना उससे लगभग 30,694 करोड़ यानी कि लगभग 10% की वृद्धि देखी गई है, ठीक है।
उतना इंक्रीज देखने को मिला है। और पिछला बजट कितना था? पिछला बजट लगभग आपका था ना 3.17 लाख करोड़ था। ठीक है। उसके बाद इस बजट में आने वाले 2030 तक के टारगेट रखे गए हैं कि कैसे जो बिहार का है प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना है। ठीक है, डबल पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो ये बजट में ये भी एक विचार किया गया, एक टारगेट सेट किया गया कि 2030 तक जो बिहारी वासी हैं, बिहार के लोगों का पर कैपिटा इनकम डबल करना है। अभी पर कैपिटा इनकम जो मैंने देखिए इकोनॉमिक सर्वे में पूरा मैंने डिटेल बता रखा है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है ये सब डिटेल, और पर कैपिटा इनकम अभी वहां डेटा भी दिए, तो अभी मैं बता देता हूँ। फिलहाल जो इकोनॉमिक सर्वे के डेटा से हम लोग अगर जाने तो अभी बिहार का जो पर कैपिटल इनकम है ना वो लगभग 76,490 रुपया। ठीक है, ओके। उसके बाद एक रेवेन्यू सरप्लस। देखिए हमने रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में पढ़ा था, तो बिहार में एक बहुत ही अच्छी चीज क्या है, यहाँ रेवेन्यू सरप्लस देखने को मिलती है। यानी कि खर्चा करने के बाद भी ना कुछ रुपए बच जाते हैं बिहार सरकार के पास। और वो कितने बचे हैं? तो वो लगभग बचे आपका 1,143 करोड़ रुपए, यानी 0.09% टोटल जीएसडीपी का बचा है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। हमने पूरा डिस्कस किया डिटेल में। तो बिहार जो है रेवेन्यू सरप्लस पे चल रहा है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट है। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट क्या है कि कितना और रुपया चाहिए कि बाकी जो है हम लोग खर्चे को पूरा कर सके। वो लगभग आपका 2.99% ऑफ जीएसडीपी है। ठीक है, यानी कि लगभग 39,111 करोड़ रुपए अभी भी फिस्कल डेफिसिट में हम लोग चल रहे हैं। यानी बिहार की को पूरी खर्चा जितने भी एक्सपेंडिचर चाहिए इतना और बिहार को रुपए चाहिए। ठीक है, इनकम के अलावा, ताकि अपना वो एक्सपेंडिचर कर पाए। ठीक है, ये हम लोग को देखना, जो कि 3% लिमिट सेट बाई एफआर है। देखिए एक अगर जहां फिस्कल डेफिसिट की बात होती है ना, एक एफआरबीएम चीजें आ जाती है। ठीक है, एफआरबीएम एक्ट में क्या एक टारगेट सेट किया गया था सरकार के द्वारा कि भाई आपको जो है ना लगभग जो फिस्कल डेफिसिट है ना वो टोटल आपका जो जीएसडीपी होगा, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका लगभग 3% तक ही रखना है। ठीक है, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 से आपको कम ही रखना है। तो जो बिहार है उसने मेंटेन करके रखा है 2.99%, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये एक एफआरबीएम के तहत एक लिमिट सेट की गई थी, तो वेल विद इन है जो बिहार की फिस्कल डेफिसिट है, लेकिन फिर भी इसको कम करने की जरूरत है। अगर जीएसडीपी एस्टीमेट की बात करें तो ये जीएसडीपी एस्टीमेट यानी कि बिहार जो राज्य है उसकी टोटल इकोनॉमी कितनी बड़ी है, तो इसकी टोटल इकोनॉमी अभी जो है ना वो लगभग आपको 13 लाख करोड़ के लगभग जो है ये टोटल बिहार के जीएसडीपी। फिर भी ये कम है, अगर आप कंपेयर करेंगे ना गुजरात, महाराष्ट्र जैसे बड़े स्टेट का, तो महाराष्ट्र का तो लगभग 44 लाख करोड़ टोटल जीएसडीपी है। ठीक है, उसके बाद यूपी का बात करें तो लगभग 29 लाख करोड़ है। अगर गुजरात की बात करें तो लगभग 25 लाख करोड़ जीएसडीपी है। तो उसके कंपैरिजन में बिहार जो है अभी काफी पीछे है, जो बिहार की इकोनॉमी है। देखिए इकोनॉमी बढ़ता है ना, ठीक है, तो इकोनॉमी अगर साइज बढ़ेगी जीएसडीपी, तो वहां पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होती है। ये डिपेंड किस पे? पर कैपिटा इनकम जो हमने यहाँ डिस्कस किया 76,004, ये किस पे डिपेंड होती है? तो ये जीएसडीपी यानी कितनी बड़ी इकोनॉमी और जनसंख्या, इस पे डिपेंड होती है। तो अगर हमारी इकोनॉमी का जो दायरा है जीएसडीपी बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा एक एस्टिमेशन, यानी कि अगर हम लोग बात करें ना तो बिहार की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, तो लगभग 13 लाख करोड़ की इकोनॉमी है हमारी। ठीक है, तो ये बजट में ये कुछ फैक्ट दिया हुआ था। इस बजट में ये भी जो है ना एक प्रमुख आकर्षण की बात रही 7 निश्चय 2। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है सुशासन कार्यक्रम यानी कि 2025 और 30 के बीच नए नए ऐसे 7 निश्चय में 7 ऐसे ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे कि एक सुशासन कार्यक्रम को सुदृढ़ किया जा सके। और इसके लिए जो है लगभग 14,800 करोड़ बजट एलोकेट किए गए, जिसमें अगर फोकस्ड एरिया की बात करें तो कृषि को आधुनिकीकरण करना, मॉडर्नाइज करना, एग्रीकल्चर में कैसे मॉडर्न वे से हम लोग नए नए एआई इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी का यूज करके कृषि उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा मिले। उसके बाद हेल्थ सेक्टर में भी बहुत इस बजट में फोकस किया गया है।
ठीक है, तो इन चीजों पर खास करके इस बजट में यूथ को लेकर के भी बहुत सारे ऐसे उनके लिए नए नए स्कीम्स और उनके उत्थान के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, ये कुछ डेटा है, आप लोग इस डेटा को ध्यान में रख सकते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर आपका इतना होगा, अनुमान किया गया है इस बजट में। ठीक है, जिसमें स्कीम्स पे आपके खर्च कितने होंगे, लगभग इतने 1,22,000 करोड़। उसके बाद जो एक्सपेंसेस है आपके, जो भी सैलरी और बाकी सब खर्चे होते हैं, वो लगभग 2,25,000 करोड़ के आसपास होगा। टोटल रिसीट कितने मिलने वाले हैं, तो इतने आपको आने वाले। और खर्चा कितना होगा, खर्चा इतने की अनुमान है, आने वाले हैं 3,47,752 करोड़। खर्चा कितना होने की उम्मीद है, 3,47,589 करोड़। ठीक है, और उसके बाद तो ये आपका रेवेन्यू सरप्लस हो जाएगा, जो हमने वहां पे डिस्कस किया था। ठीक है, और फिस्कल डेफिसिट कितना है आपका, ये मैंने अभी डिस्कस कर दिया है, 2.99% ऑफ जीएसडीपी। ठीक है, तो ये डेटा है, बस आप लोग को याद रखना। अब हम लोग आगे 7 निश्चय 3 में एक बार देख लेते हैं क्या क्या ऐसे प्रावधान किए गए हैं। तो 7 निश्चय 3 एक बिहार सरकार की दीर्घकालीन विकास योजना, जो टारगेट रखा गया है इसको कंप्लीट करने का 2025 से 30 के बीच, जिसका उद्देश्य है सुशासन, गुड गवर्नेंस, समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ। विकास तो हो, लेकिन समावेशी विकास का मतलब क्या है, हर एक वर्ग का विकास हो, जो वर्ग के अंतिम छोर पे, जो एक समाज के अंतिम छोर पे खड़ा है, उस व्यक्ति का भी विकास हो साथ में, तभी विकास समावेशी होगा, अदरवाइज विकास का कुछ मतलब नहीं बनता। उसके बाद रोजगार सृजन करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना। ठीक है, ये और 7 निश्चय 1 और 2 को मजबूती से एक तरीके से इंप्लीमेंट कराना। इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें ना 7 निश्चय 3 का, तो एक बार देख लेते हैं। कृषि का आधुनिकीकरण, ठीक है, और किसानों की आय में वृद्धि करना, औद्योगिक विकास, निवेश को बढ़ाना, युवाओं के लिए कौशल विकास का रोजगार का अवसर कराना, स्वास्थ्य सेवाओं पे भी ज्यादा जोर दिया गया है। ठीक है, एक तरीके से बेहतर कनेक्टिविटी, कैसे रोड को बढ़िया कनेक्टिविटी करके विलेज को जोड़ना, सिटी टू विलेज, एक रोड कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, उसके बाद एयर कनेक्टिविटी, ये सब पे ध्यान दिया गया है। उसके बाद डिजिटल गवर्नेंस, पारदर्शिता पे भी ध्यान दिया गया है। उसके बाद सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल जो 7 निश्चय 3 जो 2025 से 30 के बीच एक टारगेट रखा गया है, इन 7 निश्चय पे विशेष बल देने का एक तरीके से प्रस्ताव रखा गया। अगर आप लोग कमेंट में बता सके कि भाई 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 क्या है, तो बहुत अच्छा होगा। देखिए 7 निश्चय 1 लॉन्च किया गया था ना 2015 से लेकर के 20 तक टारगेट रखा गया था। ठीक है, और 7 निश्चय 2 रखा गया था 2025 से लेकर के ना, सॉरी 2020 से लेकर के और 2025 तक। और इसमें भी अलग अलग कैसे हम लोग को बिहार के विकास के लिए 7 अलग रोड मैप लेकर के और हम लोग चले थे, जिससे कि बिहार जो है एक विकसित बिहार बनने के तरफ अग्रसर हो पाए। अब हम लोग सेक्टर वाइज डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से सेक्टर में कितने फंड एलोकेट किए गए हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या क्या उसमें महत्वपूर्ण कुछ स्कीम्स लॉन्च किए गए। तो सबसे ज्यादा अगर खर्च की बात करें ना, तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, सबसे ज्यादा जो खर्च अगर किसी सेक्टर में किया गया है, तो आपका सेक्टर है, सबसे ज्यादा फंड एलोकेट किया गया है तो एजुकेशन, जिसमें लगभग 68,216 करोड़ का सबसे ज्यादा आवंटन दिया गया। ठीक है, जिसमें शिक्षा, शिक्षकों के समर्थक, शैक्षणिक ढांचे, जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे हम लोग बेहतर कर सके, इस पे ध्यान दिया गया है, जिसके लिए हर पंचायत में एक मॉडल स्कूल स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा गया है इस बजट में। ठीक है, वैसे ही महिला सशक्तिकरण और समाज कल्याण पे भी बहुत ज्यादा बल दिया गया इस बजट में, जिसके माध्यम से जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके माध्यम से 1.56 करोड़, जो लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को सहायता देने के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है, इस सामाजिक कल्याण के अंतर्गत महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए लगभग 7,724 करोड़ खर्च करने का भी प्रस्ताव रखा गया इस बजट में। वैसे ही कृषि और एग्रीकल्चर में भी जो है
एक स्कीम लॉन्च किया गया है जिसका नाम दिया गया जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना। इसको आप लोग बिल्कुल याद रखें, ठीक है। क्या नाम रखा गया है? जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना। इसके अंतर्गत जो इलिजिबल किसान होंगे, अब उनको 9,000 प्रति वर्ष की बढ़ी हुई राशि दी जाएगी। जो पहले 6,000 मिलते थे ना, अब उनको 9,000 रुपए जो है हर वर्ष दिए जाएंगे, ठीक है। यानी 2-2 हजार रुपए जो दिए जाते थे ना पीएम किसान के अंतर्गत, ठीक है, 2-2 हजार रुपए 3 किस्तों में दिए जाते थे। अब ये बढ़ा करके ना 3-3 हजार रुपए कर दिए गए, जिससे कि 3 किस्तों में ये आपका 9,000 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, जिसके तहत नए नए हवाई अड्डे का विकास तथा क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाने का भी इसमें प्रपोजल रखा गया है, ठीक है। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण, उसके बाद जो अर्बन डेवलपमेंट की भी घोषणाएं इस बजट में की गई। हेल्थ सेक्टर में भी जो है ना बहुत सारे ऐसे नए नए चिकित्सा सुविधा को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सेवाओं पे भी अधिक ध्यान देने के लिए इस बजट में प्रस्ताव रखा गया है। जिसके साथ साथ पीएमसीएच में बेड बढ़ाने की संख्या को लेकर के भी इस बजट में बात की गई, ठीक है। उसके साथ साथ जिलों में नए मेडिकल कॉलेजेज स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा गया बजट में, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा। उसके साथ साथ ना इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट पे भी बात की गई इस बजट में, कि कैसे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके, निजी क्षेत्रों में भागीदारी को बढ़ावा जा सके, जिससे कि जो बिहार में है उसको निवेश को मजबूती मिल सके। उसके लिए जो है लगभग इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखें ना तो 50 करोड़ तक के निजी अगर निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे कुछ मिशन लॉन्च किए गए हैं, जो कि बंद पड़े चीनी मिल को के पुनरुद्धार के भी प्रस्ताव रखा गया। जितने भी चीनी मिल है बंद पड़े, उसको कैसे एक तरीके से फिर से नए सिरे से चालू किया जाए, पुनरुद्धार किया जाए, इसका भी प्रस्ताव इस बजट में रखा गया, ठीक है। देखिए ये मैंने एक आपको सीट दे दी है, उसमें अलग अलग किस डिपार्टमेंट को, किस सेक्टर में कितने बजट को एलोकेट किया गया, ये सब यहाँ पे मेंशन है। ये आप लोग, इसको मैं पढ़ता नहीं हूँ, बस आप लोग इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डेटा, बट ये पता होना चाहिए कि हाँ किस डिपार्टमेंट में। तो ये एजुकेशन, स्कूल प्लस हायर को मिला के ना सबसे ज्यादा एजुकेशन के लिए बजट एलोकेट किया गया, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक बार डेटा पे आप लोग गो थ्रू कर लेना, ठीक है। अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां भी आ जाता है कि देखिए जैसे हमने किया कि भाई इकोनॉमी कैसे चलती है, इकोनॉमी कैसे चलेगी, तो कहीं से रुपया आएगा तभी जाकर के खर्च कर पाएगी गवर्नमेंट। तो ये इतने सारे हैं जहां से रुपए बिहार सरकार को आ रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। और ये इतने सेक्टर है जहां पे खर्च हो रहा है। तो इतने सारे चीजें हमको याद नहीं रखना है, बस याद रखना है कि सबसे ज्यादा रुपए कहां से आता है। तो सबसे ज्यादा जो है ये देखिए, ये परसेंट में है, ये डेटा जो आपको परसेंट में याद रखना है। तो सबसे ज्यादा जो पैसे आ रहे हैं ना, ये सबसे ज्यादा पैसे आ रहे हैं आपको लगभग 45.49% कहां से आ रहा है। तो जो केंद्रीय कर है, यानी कि जो सेंट्रल टैक्स है, उसमें जो बिहार सरकार का हिस्सा है ना, उसके थ्रू लगभग 45.45% जो है ये शेयर आ रहा है। तो ये हमको याद रखना है, सबसे ज्यादा कहां से आ रहा है, तो सेंट्रल जो टैक्स है उसमें जो बिहार का हिस्सा है ना वहां से आ रहा है। और सबसे ज्यादा पैसे कहां जा रहा है, तो सबसे ज्यादा पैसे जा रहे हैं लगभग जो है आपका 42% तक, 41.5% ये कहा जा रहा है। तो सामाजिक सेवाएं, यानी कि जो बिहार सरकार के द्वारा सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो चलाए जाते हैं, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा पैसे जा रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आई? ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए कुछ हम लोग डिस्कस भी कर लेते हैं ना, जो अभी 16 फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ है, ठीक है। अब 16 फाइनेंस कमीशन जो क्या करेगा, 2026 से लेकर के और 31 तक ये चीजें देखेगी कि किस राज्य को कितना एलोकेट किया जाए फंड, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स के पैसे से। तो 16 फाइनेंस कमीशन का गठन कर दिया गया है, जो 26 से 31 तक काम करेगी। इसमें हम लोग बात करें ना तो लगभग 9.95% शेयर जो है बिहार को मिल रहा है, ठीक है। अगर 100 में बात करें, अगर 100% ले ले हम लोग, तो उसमें से लगभग 9.9%, ये देखिए डेटा है, ठीक है, 9.95% जो है शेयर ये बिहार सरकार को मिलने वाली है, ठीक है। तो यानी कि सेंट्रल जो टैक्स है उसमें से बिहार का शेयर कितना है, लगभग
9.95%। अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर की फाइनेंस कमीशन की बात करें जो 21 से 26 था ना, वो लगभग 10.06% था, और उससे पहले की बात करें तो लगभग 9.6। तो अभी हम लोग 2000 जो 16 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के अनुसार लगभग 9.95% शेयर बिहार को मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद ये भी एक जो ग्रांट की बात करें, एक ग्रांट देखिए क्या होता है कि मैं आगे एक फाइनेंस कमीशन का मैंने एक स्लाइड भी रखा है, उसमें मैं डिटेल बता दूंगा ग्रांट क्या होता है। सिंपली समझ ले आप कि शेयर के अलावा अगर किसी राज्य को कोई फील्ड में जरूरत होती है ना कि नहीं यहाँ पे इसका फिजिकल डेफिसिट कम है, रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा है, तो उसको थोड़ा कुछ हेल्प के तौर पे ना एक ग्रांट भी दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को। तो उस ग्रांट की बात करें ना तो ये 3 फॉर्म में बिहार को देने का भी ये रिकमेंडेशन दिया गया है। एक तो आपका अर्बन और रूरल बॉडीज को, ठीक है, दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट में, और तीसरा जो है रूरल लोकल बॉडीज। उसके में हम लोग देखें ना तो रूरल लोकल बॉडीज में ये करोड़ में है रुपीज, ये आप लोग डेटा याद रखिए, तो लगभग 51,000 करोड़। उसके बाद अर्बन लोकल बॉडीज के ग्रांट के लिए लगभग 9,000 करोड़, और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए लगभग 13,615 करोड़ रुपए ग्रांट के तौर पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो बिहार सरकार है उसको ग्रांट के तौर पर भी देने का रिकमेंडेशन दिया गया। तो ये आप लोग डेटा याद रखिए। फाइनेंस कमीशन के बारे में थोड़ी जान लेते हैं, ठीक है, पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। बजट ऐसे ही हम लोग को डेटा नहीं जानना है। फाइनेंस कमीशन जो है जिसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है 280 आर्टिकल में, ठीक है, 280 आर्टिकल में इसका मेंशन है, ठीक है। उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूट किसके द्वारा की जाती है, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, तो भाई इसके मेंबर्स होते हैं आपके, एक तो चेयरमैन हो जाएंगे। तो अभी जो 16 फाइनेंस कमीशन गठन की गई उसके चेयरमैन कौन है, तो डॉक्टर अरविंद पानागिरिया, ठीक है, आप लोग याद रखिए उसके चेयरमैन। और 4 मेंबर होते हैं, ठीक है, तो टोटल हो जाएंगे 5 मेंबर। और ये ध्यान में रखा जाएगा कि जो 4 मेंबर हो गए ना उसमें से एक हाई कोर्ट के जज रहना जरूरी है, ठीक है। और ये सब अपॉइंट कौन करते हैं, तो ये अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। उसके बाद उसके क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करता है कि जो मेंबर रहेंगे उसके ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसके बाद ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो ये पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है। पार्लियामेंट चाहे तो इसके जो क्वालिफिकेशंस बदल भी सकता है, ठीक है, रिवाइज किया जा सकता है। तो ये क्वालिफिकेशन डिसाइड करने की अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास है। टेन्योर कौन स्पेसिफाई करता है, तो प्रेसिडेंट टेन्योर स्पेसिफाई करते हैं। रीअपॉइंटमेंट बिल्कुल एलिजिबल है, यानी कि एक बार जो फाइनेंस कमीशन के मेंबर हो गए वो दोबारा अपॉइंट किए जा सकते हैं। फाइनेंस कमीशन का काम क्या रहता है, उसका काम रहता है केंद्र द्वारा जो वसूले गए टोटल टैक्स है ना, ठीक है, उसको राज्य और जो सेंटर है उसके बीच बंटवारा करना, ठीक है, यही फाइनेंस कमीशन का काम है। उसके बाद जो राज्यों को कितना अनुदान मिलना चाहिए, या ग्रांट रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट या स्पेशल पर्पस ग्रांट में हो सकता है, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि इसके अलावा अगर किसी को ग्रांट चाहिए, मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा कर्ज में है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एक उसको ग्रांट के तौर पे, हेल्प के तौर पे एक्स्ट्रा पैसे देगी। ये भी कितना दिया जाए ये भी फाइनेंस कमीशन का ही काम है तय करना, ठीक है। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो रिकमेंडेशंस होते हैं ना फाइनेंस कमीशन के, वो आपके एडवाइजरी होते हैं, न कि बाइंडिंग। यानी कि सरकार इसको मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। देखें तो रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन वाज ओनली एडवाइजरी इन नेचर, ठीक है, दिस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैन एक्सेप्ट दिस रिकमेंडेशंस और निग्लेक्ट दिस रिकमेंडेशंस ऑल्सो, ठीक है। तो ये आप लोग याद में रखिएगा। ये मैंने थोड़ा सा फैक्ट डाल दिया है। जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन बना था ना उसके चेयरमैन थे केसी नियोगी। जो सेकंड बना था ना वो शांतनम, उसके चेयरमैन थे के शांतनम। जो 15 था अभी लास्ट जो खत्म हुआ है उसके एनके सिंह थे। और अभी जो 16 फाइनेंस कमीशन चालू हुआ है उसके हैं अभी डॉक्टर अरविंद पानागिरिया, ठीक है। तो ये हमने कुछ फैक्ट देखा। अब क्योंकि हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं तो भाई पूरी डिटेल में ही पढ़ेंगे।
तो मैंने ये भी यहाँ पे मेंशन कर दिया, जो केंद्रीय बजट जो अभी पेश हुआ था ना 2026-27 के लिए, उसमें बिहार को क्या क्या मिला। तो बिहार को एक तो जो टैक्स डिवोल्यूशन, यानी कि जो फाइनेंस, जो टैक्स मिलता है केंद्र सरकार द्वारा वसूले गए टैक्स में बिहार का जो हिस्सा था, वो लगभग उसमें आपको मिला है ना, वो कितना मिला है, 1.51 लाख करोड़, यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए हिस्सा मिला है, जो पिछले वर्ष की तुलना में ना लगभग 13,000 करोड़ अधिक है। ठीक है, तो एक तो ये मिल गया केंद्रीय बजट में। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में भी जो है ना, एक जैसे अभी बुलेट ट्रेन बन रही है ना मुंबई टू अहमदाबाद, एक दूसरे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर यानी कि बुलेट ट्रेन के भी निर्माण की बात चल रही है, जो कहां से होगा, वाराणसी से सिलीगुड़ी। ठीक है, सिलीगुड़ी तक के एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, हाई स्पीड कॉरिडोर, और इसमें बिहार से होकर के भी जाएगी। ठीक है, तो एक पटना से भी शायद होकर के जा रही है, तो ये एक कनेक्टिविटी के तौर पे बिहार को भी कुछ सौगात मिला। ठीक है, उसके बाद गंगा नदी पर इनलैंड बंटवारे विकास से भी व्यापार और परिवहन को इससे बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद एक सिटी इकोनॉमिक रीजन की बात की गई थी इस बजट में बिहार को देने की। ठीक है, सिटी इकोनॉमिक रीजन, जिसमें जो बिहार के बड़े बड़े सिटी हैं जैसे पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, वैसे शहरों के विकास योजनाओं में शामिल किया जाए, और उसके लिए लगभग जो है ना 5 वर्षों में प्रति शहर लगभग 5,000 करोड़ तक की निवेश इसमें निवेश करने का बजट में एक तरीके का प्रावधान मतलब बात की गई है। अब देखते हैं कितना हद तक इस पे खर्च हो पाता है। उसके बाद अगर देखें मीडियम, स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए भी, उनको उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए का जो सेंट्रल गवर्नमेंट था ना उसमें बात की गई है, ताकि बिहार के युवाओं और जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको सीधा लाभ मिल सके और बिहार की इकोनॉमी जो है उसमें प्रोग्रेस आ सके। तो ये जो है टोटल जो केंद्रीय बजट है ना, ये इसमें प्रावधान किया गया है बिहार को। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बजट को पूरे डिटेल में एनालिसिस किया हमने बजट को। होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस पर लेटेस्ट पूरे डिटेल हम लोग एनालिसिस वीडियो डालता रहता हूं मैं। ठीक है, बाकी इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे आप लोग कमेंट कीजिए, इसका मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।